दुख देकर सवाल करते हो, तुम भी गालिब कमाल करते हो। दुख देकर सवाल करते हो, तुम भी गालिब कमाल करते हो। देखकर पूछ लिया हाल मेरा, चलो कुछ तो ख्याल करते हो। नमस्कार, मैं दीपक कुमार सोनी आप सबका दीपक जीएस एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसा कि हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के श्रृंखला में पढ़ रहे थे, मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में, और हम लोगों ने पढ़ा था मराठा साम्राज्य के बारे में, और हम लोगों ने 2 क्लासेस में जाना कि किस प्रकार से शिवाजी के बारे में हम लोगों ने जाना और शिवाजी के उत्तराधिकारियों के बारे में जाना। और कल हम लोगों ने जाना था क्या कि छत्रपति साहू ने 1713 में बालाजी विश्वनाथ को क्या किया कि बालाजी विश्वनाथ को अपनी सारी शक्तियां प्रदान कर दी, और छत्रपति की सारी शक्तियों का प्रयोग अब कौन करता था? पेशवा ही करता था, और पेशवाई इनको सौंप दिया गया 1713 में। और बालाजी विश्वनाथ ही थे जो एक पहले ऐसे पेशवा हुए जिनके पास सारी शक्तियां छत्रपति की आई, और सारी शक्तियां छत्रपति के आने के बाद इन्होंने एक तरह से मान लीजिए कि छत्रपति का है ना क्या हो गया, छत्रपति का जो काम हो गया, छत्रपति का जो वर्क हो गया, एक तरह से सिर्फ राजाओं की भांति हो गया। ये कभी किसी से कुछ मतलब ही नहीं रखते थे, सिर्फ कुछ आदेश देना होता था तो आदेश देते थे। और जितने भी वर्क थे युद्धों से संबंधित या तो चौथ और सरदेशमुखी से संबंधित, कल मैंने बताया आपको दोस्तों कि चौथ और सरदेशमुखी क्या होते हैं, है ना। तो चौथ और सरदेशमुखी से संबंधित या तो फिर जितने भी सैन्य संबंधी सलाह होते थे वो बालाजी विश्वनाथ ही लिया करते थे, या तो फिर बाद में जो पेशवा आएंगे वो पेशवा लेंगे। और पेशवाओं के बारे में भी जानना है। आज हम लोगों ने टॉपिक रखा है महान मराठा पेशवा के बारे में, और इन पेशवाओं के बारे में हम जानेंगे कि कौन कौन से ऐसे पेशवा हुए और इनका कार्य क्या क्या हुआ। तो आइए जानते हैं हम अगली कड़ी में बालाजी विश्वनाथ और उनके उत्तराधिकारियों के बारे में। आइए जानते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें बालाजी विश्वनाथ के बारे में, तो इनके बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए कि ये जात के ब्राह्मण थे, है ना। ये जात के ब्राह्मण थे, और बालाजी विश्वनाथ का उत्कर्ष उस समय सबसे ज़्यादा हो गया जब 1707 में किसको छोड़ा गया? 1707 में साहू को छोड़ दिया बहादुर शाह प्रथम ने, और साहू का समर्थन बालाजी विश्वनाथ ने कर दिया। और बालाजी विश्वनाथ के समर्थन से ही साहू क्या बना? कल की क्लास में आप लोग पढ़ चुके हैं कि साहू के समर्थन से ही बालाजी विश्वनाथ जो थे वो बन गए छत्रपति। और छत्रपति बनने के बाद उन्होंने 1713 में इनको सारी शक्तियाँ सौंप दी छत्रपति की। लेकिन आपको याद रखना है ये लीगल नहीं था, ये एक हस्तलिखित नहीं था, ये पेपर पर लिखा गया नहीं था। सिर्फ छत्रपति ने विश्वास पात्र के आधार पर बालाजी विश्वनाथ को बोला कि विश्वनाथ साहब आप क्या कर लीजिए, आप एक तरह से आगे बढ़िए, और छत्रपति के एवज में आपको सारे निर्णय लेने का अधिकार होगा, है ना। इन्होंने क्या किया कि 1719 में मराठा मुगल संधि की, और मराठा मुगल संधि की जिसको मराठा मुगल संबंध का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। आप याद रखिएगा कि मराठा मुगल संबंध का मैग्ना कार्टा किसको कहा जाता है? तो मराठा मुगल संधि को कहा जाता है, जो 1719 में हुआ था। समझिए इस संधि का क्या महत्व था, है ना, कि मराठाओं और मुगलों में काफ़ी ज़्यादा मतभेद थी शिवाजी के समय से ही, जब शिवाजी को अपमानित किया गया था, है ना, जिसके कारण मराठाओं का भी नुकसान होता था और मुगलों का भी नुकसान होता था। ठीक है। तो जब सैयद बंधुओं का उत्कर्ष हुआ, तो सैयद बंधु के बारे में मैं पीछे पढ़ा चुका हूं दोस्तों, आप जाकर देख ले उत्तर मुगल काल के क्लासेस को, और रेगुलर क्लास देखा करें, तभी ये प्रॉफिटेबल होगा, अन्यथा प्रॉफिटेबल ये नहीं होगा आपके लिए, है ना। मराठा मुगल संबंध के बारे में बात करें कि दोनों को नुकसान होता था, और दोनों ने क्या किया, सैयद बंधुओं ने एक उपाय निकाला कि आइए हम संधि कर लेते हैं, ना आपको नुकसान हो ना हमको नुकसान हो, और एक प्रकार से हम संधि कर लेते हैं। और इसी संधि के तहत ये जो संधि हुआ था वो हुसैन अली और बालाजी विश्वनाथ के साथ हुआ था। हुसैन अली जो थे वो सैयद बंधुओं में छोटे भाई थे हुसैन अली, और हुसैन अली और बालाजी विश्वनाथ के बीच ये संधि हुआ। अगर आपसे कभी पूछे कि इस समय छत्रपति कौन थे, तो छत्रपति इस समय साहू थे, और मुगल साम्राज्य के बादशाह रफ़ी उद दर्जात थे। ध्यान में रखिएगा इसको, है ना, कि मुगल साम्राज्य के बादशाह छत्रपति रफ़ी उद दर्जात थे, और छत्रपति कौन थे उस समय? छत्रपति साहू थे, है ना। एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से पूछा गया, और कई बार पूछा भी जाएगा इस चीज़ को, कि बालाजी विश्वनाथ यद्यपि मराठाओं में पेशवाओं में
महत्वपूर्ण स्थान रहते थे ये, लेकिन इन्होंने 1714 में एक कार्य किया। और 1714 में इनके द्वारा एक कार्य क्या किया गया कि औरंगजेब के मकबरे तक, क्योंकि आपको मालूम है कि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाएगी, औरंगजेब के मकबरे तक ही पैदल चलकर गए थे और औरंगजेब के प्रति और मुगलों के प्रति अपनी जो कृतज्ञता थी इन्होंने प्रकट की कि हम मुगल से अलग नहीं हैं, जिसके एवज में ही 1719 में ये संधि होगी। मुगलों को लगने लगेगा कि कोई मराठा में ऐसा भी पेशवा आया है जो मुगलों के साथ संबंध अच्छा करना चाहता है। आप अच्छी तरह से इसको समझते चलें। और मुगलों के साथ इन्होंने मराठा संधि की, मुगल मराठा संधि की, जिसे मराठा मुगल संबंध का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। औरंगजेब के मकबरे तक पैदल जाने वाले ये एकमात्र मराठा होंगे। इसके बाद ना कोई गया, ना इनके पहले कोई गया पेशवा, मराठा पेशवा औरंगजेब के मकबरे तक। इन्होंने कृतज्ञता प्रकट करने के लिए ऐसा किया था। 1720 में इनकी मृत्यु हो जाएगी और 1720 में मृत्यु के बाद इनका जो पुत्र बनेगा शासक वो बाजीराव प्रथम बनेगा। 1720 से 1740 तक इनका कार्यकाल 20 साल का रहेगा। और चूंकि कार्यकाल 20 साल का है तो इनसे आपको क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण पूछे जाएंगे। और मेनली अगर मराठा पेशवा के बारे में अगर क्वेश्चन सर्वाधिक पूछे जाते हैं दोस्तों, तो वो बाजीराव प्रथम से ही पूछा जाता है कि बाजीराव प्रथम के कौन कौन से कार्य हुए, कौन कौन से अभियान हुए, इनसे पूछा जाएगा। आइए जानते हैं बाजीराव प्रथम के बारे में। तो ये बालाजी विश्वनाथ के पुत्र थे, है ना। मराठा साम्राज्य इनके समय में चरमोत्कर्ष पर रहा। पूरे का पूरा मराठा साम्राज्य एकदम संगठित हो गया, है ना। ये इतने शक्तिशाली व्यक्ति थे, इतने गजब किस्म के व्यक्ति थे ये, है ना। इनको वीर योद्धा बोला जाता है। कभी आपसे क्वेश्चन पूछे ऐसा यहाँ पर लिखा तो नहीं गया, लेकिन यहाँ पर समझिए आप कि कभी आपसे अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए, है ना, कि शिवाजी के बाद गुरिल्ला युद्ध पद्धति या छापामार युद्ध पद्धति का सबसे बड़ा प्रतिपादक कौन था, तो ये बाजीराव प्रथम ही होंगे, है ना। बहुत अच्छे से इसको याद रखिएगा बाजीराव प्रथम के बारे में। अगर बात करें, इनकी पत्नी का नाम कांसीताई था और इनकी पत्नी का नाम कांसीताई था। इनकी जो लीगल पत्नी थी वो कांसीताई थी। साहू ने इनके बारे में एक कथन कहा और ये कथन काफी बार पूछा जाता है कि साहू ने इनके बारे में कहा दोस्तों कि ये वीर पिता के वीर पुत्र हैं। किसके बारे में साहू ने कहा था कि ये वीर पिता के वीर पुत्र हैं, तो इसी के बारे में बाजीराव प्रथम के बारे में ही साहू ने कहा था कि ये वीर पिता के वीर पुत्र हैं। छत्रपति साहू ने कहा था, है ना। इनसे देखिए एक बड़ा महत्वपूर्ण स्टेटमेंट पूछा जाएगा आपसे, एक बड़ा महत्वपूर्ण स्टेटमेंट यहाँ से पूछा जाएगा कि ये जब पेशवा बने, मराठा पेशवा बने, तो जब ये मराठा पेशवा बने दोस्तों, तो मराठा पेशवा बनते के साथ इनसे पूछा गया कि आप मुगलों को किस प्रकार से समाप्त करेंगे, आप मुगलों को किस प्रकार से खत्म करेंगे। क्योंकि देखिए बालाजी विश्वनाथ के समय मुगलों के साथ संबंध अच्छे थे, ये अलग चीज़ है, लेकिन बार बार शासक जब बदलते हैं, मराठा पेशवा बदलेंगे, उधर मुगल बादशाह बदलेंगे, तो कोई ज़रूरी थोड़ी है कि संबंध अच्छा ही रहे, है ना। तो मुगलों के साथ संबंध इस समय काफ़ी खराब हो गए। और छत्रपति ने जब इनसे पूछा कि आप मुगलों को किस प्रकार से देखते हैं, तो इन्होंने कथन दिया था और ये कथन कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि किस मराठा पेशवा का ये कथन था। दोस्तों ध्यान देना यहाँ पर कि किस मराठा पेशवा का ये कथन था कि मुगल एक जर्जर वृक्ष के भांति है, इनकी तने पर वार करो, है ना, शाखाएं तो अपने आप गिर जाएंगी। किस मराठा पेशवा का कथन था? ये बाजीराव प्रथम का कथन था कि जर्जर वृक्ष से मुगल सत्ता की तुलना किसने की? तो मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम ने की। जर्जर वृक्ष से मुगल सत्ता का तुलना किया। इन्हें लड़ाकू योद्धा भी कहा जाता है। दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि लड़ाकू योद्धा किनको कहा जाता है, तो बाजीराव प्रथम को कहा जाता है लड़ाकू योद्धा, है ना। अब देखिए क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट आएगा, बड़ा अजीब सा है ना। इनको मराठे जहांगीर भी कहा जाता है। अब आप समझिए इस बात को कि मराठे जहांगीर क्यों कहा जाता है। जहांगीर का आपको कैरेक्टर मालूम है ना कि सलीम और अनारकली वाला, है ना। सलीम जहांगीर का ही नाम था, बचपन का नाम। ये अनारकली के चक्कर में इतना पगला गया जहांगीर, इतना पगला गया कि अपना बाप तक को वैल्यू नहीं देता था। बाप इसका बोलता था कि यार जिससे नाचता है, जो मेरे सामने नाचती है, उसको बहू कैसे बना ले, है ना। और इसी प्रकार का कुछ प्रेम होगा इनका, किनका दोस्तों? इसी प्रकार का कुछ प्रेम होगा मराठे जहांगीर का, यानी बाजीराव प्रथम का। ये जाते हैं बुंदेलखंड के क्षेत्र में। समझिएगा, इस कहानी को समझिएगा पूरी अच्छी तरह से, ताकि आपको हर क्वेश्चन समझ में आए। ये बुंदेलखंड के क्षेत्र में जाते हैं। बुंदेलखंड का क्षेत्र दोस्तों
जो झांसी वाला इलाका है ना, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का संयुक्त क्षेत्र को बुंदेलखंड कहा जाता है। बुंदेलखंड के क्षेत्र में जाते हैं और वहाँ के राजा छत्रसाल होते हैं, है ना। और यहाँ पर उनको प्रेम हो जाता है एक मुस्लिम महिला मस्तानी से। और जब मुस्लिम महिला मस्तानी से प्रेम होता है ना, तो फिर मस्तानी आ जाती है कहाँ, पूना में आ जाती है। और पूना में जब मस्तानी आ जाती है तो इन्हीं का प्रेम संबंध इनसे रहता है। क्वेश्चन बहुत बार पूछता है कि मस्तानी का संबंध किनसे था, तो बाजीराव प्रथम। बहुत बच्चे क्या करते हैं, बहुत छात्र क्या करते हैं कि क्वेश्चन टिक करने के दौरान ये गलत लगा देते हैं कि बाजीराव द्वितीय से संबंध था। बाजीराव द्वितीय से नहीं, बाजीराव प्रथम से संबंध था मस्तानी बाई का। और मस्तानी बाई बुंदेलखंड के राजा छत्रसाल के द्वारा भेजी गई थी, है ना। और मस्तानी से इतना प्रगाढ़ प्रेम होता है इनका कि इनको मराठे जहांगीर कहा जाता है, मराठे जहांगीर कहने लगते हैं लोग, है ना। आप समझिएगा इस बात को कि मस्तानी से प्रेम होता है और मस्तानी से प्रेम होने के बाद, है ना, उनसे एक पुत्र भी पैदा लेता है। आपने देखा होगा पिक्चर, संजय लीला भंसाली ने बाजीराव मस्तानी बनाई है दोस्तों। उसमें रणबीर कपूर जो है वो बाजीराव प्रथम के रोल में है और मस्तानी के रोल में दीपिका पादुकोण है ना। रणवीर सिंह के बारे में, रणवीर सिंह बोल रहे, सॉरी, है ना, रणवीर सिंह का नहीं। आप समझिएगा यहाँ पर कि मस्तानी से जब ये विवाह कर लेते हैं तो मस्तानी से विवाह करने के पश्चात इनका एक पुत्र पैदा लेता है जो कहा जाता है कि ये मराठा का मुसलमान वंशज है। समझिए, मराठाओं का मुसलमान वंशज, यानी कहने का मतलब है कि काशी ताई से भी विवाह किया, उधर भी वंश चल रहा है, और मस्तानी से भी विवाह किया, उधर भी वंश चल रहा है, जिसका नाम शमशेद बहादुर था, है ना। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पर कि बताइए कि बाजीराव प्रथम, जिसको मराठाओं को एक हिंदू धर्मोधारक कहा जाता है, हिंदुत्व को बढ़ाने वाला कहा जाता है, उनका एक मुसलमान वंश भी चला, है ना। और उस मुसलमान वंश का नाम क्या था, शमशेर बहादुर, जो मस्तानी और बाजीराव प्रथम से पैदा लिया था। अब यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से आपको जानने का चीज़ है कि कहा जाता है कि मस्तानी के बारे में, है ना, मस्तानी के बारे में कहा जाता है कि जब बाजीराव प्रथम किसी युद्ध पर जाते थे ना, तो मस्तानी के साथ बहुत बड़ा दुर्व्यवहार किया जाता था वहाँ के औरतों के द्वारा, वहाँ के और भी शासकों के द्वारा, या बाजीराव प्रथम के भाइयों के द्वारा। इसलिए क्या किया बाजीराव प्रथम ने क्या किया कि मस्तानी बाई को अधिकार देने के लिए इन्होंने अपनी पेशवाई का 1/4 हिस्सा इनको दे दिया। अब ये बहुत बड़ा बात होता है कि मराठा पेशवा जो है वो 1/4 हिस्सा एक ऐसी महिला को दे रहा है जो मुस्लिम है ना, और जो उसकी दूसरी पत्नी का दर्जा प्राप्त करती है ना। इस एवज में बाजीराव प्रथम का ये कथन था कि जब मेरे नहीं रहने के अचित में, यानी कि जब हम नहीं रहते हैं यहाँ पर, तो तुम लोग मस्तानी के साथ क्या क्या दुर्व्यवहार करता है, क्या क्या पाप करता है इसके साथ, है ना। जब मेरी आंखें बंद हो जाएगी तो तुम मस्तानी के साथ क्या करेगा। प्रेम का प्रकाष्ठा देखिए दोस्तों, है ना, कि जब मेरी आंखें बंद हो जाएगी तो तुम मस्तानी के साथ क्या करेगा। और इसीलिए इन्होंने क्या किया कि 1/4 हिस्सा पेशवाई का क्या कर दिया, दे दिया। बोला कि पेशवाई में जितना भी टैक्स आएगा ना, उसमें से 1/4 हिस्सा मस्तानी बाई को जाएगा और बाकी 3/4 हिस्सा यहाँ रहेगा। बहुत विरोध का सामना भी इनको करना पड़ा, लेकिन बाजीराव प्रथम तो ठहरे बाजीराव प्रथम। इन्होंने अपने फैसले पर अडिग रहा ये, और एक तरह से अपने फैसले को बरकरार रखा। और बाजीराव प्रथम ने ही मस्तानी को क्या दिया, पेशवाई का 1/4 हिस्सा दिया। नोट डाउन करते चल जाइएगा, है ना। उसके बाद अगर जाने कि इनके दत्तक पुत्र का नाम, मराठे जहांगीर के बारे में आपको बता चुके हैं, इनके दत्तक पुत्र का नाम नाना साहेब था। यही नाना साहेब जो आगे चल के बालाजी बाजीराव बनेंगे। दत्तक पुत्र का नाम नाना साहेब था। ये पहले ऐसे मराठा पेशवा हुए, आपको ध्यान में रखना है कि ये पहले ऐसे मराठा पेशवा हुए जिन्होंने दिल्ली पर आक्रमण किया था मोहम्मद शाह रंगीला के समय में। इस बात की चर्चा हम उत्तर मुगल काल में भी कर चुके हैं और बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, यहाँ पर आपको देखते चलना है और बहुत अच्छा से आपको याद रखना है। ये पहले ऐसे मराठा पेशवा हुए जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने एक तरह से दिल्ली पर आक्रमण किया। और जब दिल्ली पर आक्रमण किया तो किसी भी प्रकार का लूटपाट इन्होंने नहीं किया। अब समझिएगा, क्रोनोलॉजी समझिएगा, तरीका समझिएगा इनका कि क्यों दिल्ली पर आक्रमण करने के बाद भी इन्होंने लूटपाट नहीं किया। इन्होंने एक कथन छोड़ा, एक कथन कहा कि मेरा दिल्ली पर आक्रमण करने का अर्थ लूटपाट नहीं करना था, बस मुगलों को उसकी औकात दिखानी थी और मुगल बादशाहों को उसकी औकात दिखानी थी, इसलिए मैंने क्या किया, दिल्ली पर आक्रमण किया। समझिएगा आप इस बात को, इतना इंटरेस्टिंग है ये, है ना। मुगलों को उसकी औकात दिखानी थी, इसलिए मैंने दिल्ली पर आक्रमण किया। बताइए, है ना, एक छोटा सा प्रांत का शासक है ये, मराठा पेशवा है ये, और ये दिल्ली पर आक्रमण कर रहा मुगलों का उसका औकात दिखाने के लिए।
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, याद रखिएगा इसको। पुर्तगालियों पर आक्रमण करने वाला ये पहला मराठा पेशवा था। ही वॉज द फर्स्ट मराठा पेशवा, है ना। पुर्तगालियों पर आक्रमण करने वाला ये पहला मराठा पेशवा था दोस्तों, ध्यान रखिएगा इसको और बहुत अच्छी तरह से इसको देखना है, समझना है आपको, है ना। पुर्तगालियों पर आक्रमण करने वाला पहला मराठा पेशवा था। बाजीराव प्रथम के अभियानों के अगर बारे में चर्चा करें तो मूलतः बाजीराव प्रथम से आपको 3 अभियानों के बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाएगा और जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए संधियां भी हुई, हम लोग क्या करेंगे एक बेहतर तरीके से इसको पढ़ेंगे और संधियों को हम लोग लेकर चलेंगे एक अलग तरीके से, एक अलग प्रकार से ही हम लोग संधि को लेकर चलेंगे दोस्तों, है ना। कल के क्लास में संभवतः मराठा साम्राज्य आपका समाप्त हो जाए और भी जो मराठा पेशवा बचे हैं उनके बारे में भी चर्चा करेंगे हम। और कल के क्लास में क्या हो जाएगा कि मराठा पेशवा आपका खत्म हो जाएगा, मराठा साम्राज्य खत्म हो जाएगा। और कल ही के क्लास में हम क्या करेंगे कि संधियों के बारे में एक लंबी लिस्ट ही बनाएंगे कि कौन सी संधि कब हुई और किसके किसके बीच हुई। महत्वपूर्ण वही होता है कि बसीन की संधि कब हुई, सालाबाई की संधि कब हुई, ये सब जितने भी संधि है ना। इन लोगों ने इतने ज़्यादा संधि किया और टेंशन डाल दिया आप पर, है ना, कि लो सर जितना पढ़ना है पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, पूरा खतरनाक किस्म से पढ़ पढ़ के मर जाओ, है ना। और यहाँ पर वैकेंसी ही नहीं आ रहा है ना, लेकिन फिर भी हम लोग मेहनत करेंगे और सालाबाई की संधि, बसीन की संधि, मुंशी रामगांव की संधि, है ना, ये सब सारे संधियों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और किस प्रकार से मराठा साम्राज्य अंग्रेजों के पक्ष में चला जाएगा इसकी भी चर्चा करेंगे कल। लेकिन यहाँ पर आइए इनके अभियानों के बारे में जान लें कि 1724 में सुकरखेड़ा का युद्ध हुआ और सुकरखेड़ा के युद्ध में ये युद्ध हुआ था हैदराबाद के निजाम चिनकिल्ज खान के बारे में आप जान रहे हैं दोस्तों, हैदराबाद के निजाम और बाजीराव प्रथम के बीच, जिसमें जीत किसकी हुई, बाजीराव प्रथम की हुई, है ना। 1728 में पालखेड़ा का युद्ध हुआ, ये भी हुआ निजाम और बाजीराव के बीच, जिसमें जीत किसकी हुई, बाजीराव प्रथम की हुई। 1739 में बेसिन का युद्ध हुआ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बेसिन का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, तो बेसिन का युद्ध पुर्तगाली और बाजीराव के बीच हुआ था, है ना। और इसमें क्या हुआ, मोस्ट इंपॉर्टेंट आप समझिएगा यहाँ से कि इसमें क्या हुआ कि ये पुर्तगाली और बाजीराव के बीच हुआ, तो इसमें सालसीट द्वीप जिस पर मुंबई स्थित है आज, है ना, सालसीट द्वीप और बेसिन को मराठाओं ने अपने कब्जे में कर लिया इसी बेसिन के युद्ध के बाद। और एक बार इनकी 1740 में क्या हो गई, मृत्यु हो गई। आपको याद रखना है, ध्यान देना है यहाँ पर कि इनके पत्नी का नाम काशीताई था, इनकी प्रेमिका का नाम क्या था, मस्तानी बाई था। और मस्तानी बाई से आपको समझना है, इनके बारे में एक कथन प्रचलित है, इनकी मृत्यु को लेकर एक कथन प्रचलित है कि क्या होता है कि इनके अंतिम समय में ये बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं और इनके बारे में कहा जाता है दोस्तों कि ये 1740 में, यहाँ पर समझिएगा बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये कि 1740 में क्या होता है कि इनको जाना रहता है एक युद्ध पर और बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं, है ना। और सब तो एकदम चील जैसा नजर भिड़े रहता है मस्तानी पर कि जैसा ही बाजीराव प्रथम यहाँ से जाए कि मस्तानी को हम क्या करें, कैद करें, मस्तानी को क्या करें, कैद करें। समझिए ज्वलनशीलता, समझिए आप इस बात को, है ना। तो बाजीराव प्रथम के बारे में कहा जाता है, ये विधिवत किताब में भी लिखा गया है दोस्तों, है ना, कि बाजीराव प्रथम के बारे में कहा जाता है कि 1740 में इन्होंने क्या किया कि मस्तानी को बोला कि अब हम जा रहे हैं, अब हम युद्ध करके और वापस आएंगे, है ना। मस्तानी बाई बोली कि हमको ठीक नहीं लग रहा है, आप जा रहे हैं, लगता है कुछ बुरा होने वाला है ना। बाजीराव प्रथम बोलते हैं कि कुछ बुरा नहीं होगा, चांद ढलने से पहले, चांद खिलने से पहले हम आ जाएंगे, यानी चांद जैसे ही निकलेगा वैसे ही हम आ जाएंगे। और इसी युद्ध के दौरान इनकी मृत्यु हो जाएगी बाजीराव प्रथम की बीमारी से, है ना, ध्यान देना है आपको। चांद खिलने से पहले क्या आ जाएंगे, हम आ जाएंगे। और जैसे ही बाजीराव प्रथम जाते हैं, बहुत बढ़िया ये क्वेश्चन भी है और बड़ा इंपॉर्टेंट भी आपको समझना चाहिए, जैसे ही बाजीराव प्रथम जाते हैं वैसे ही क्या होता है कि इसी नाना साहब के द्वारा, बालाजी बाजीराव के द्वारा, इनके दत्तक पुत्र थे ये। दत्तक पुत्र का मतलब होता है गोद लिया हुआ बच्चा, है ना, क्योंकि काशीताई से इनकी कोई संतान नहीं थी। शमशेर बहादुर को मराठा साम्राज्य का शासक बनाया नहीं जा सकता था, पेशवा बनाया नहीं जा सकता था, क्योंकि हिंदू होना आवश्यक है ना। तो इसीलिए क्या हुआ कि मस्तानी को इन लोगों ने कैद कर लिया और मस्तानी को ये आस था कि आज जब चांद खिलेगी तो हमारे बाजीराव आएंगे और बाजीराव आके छुड़वाएंगे। लेकिन दोस्तों जब ये दासी से पूछती है कि क्या बाजीराव प्रथम आए, उन्होंने वादा किया था कि चांद खिलने के साथ आ जाएंगे, आप समझिएगा इस बात को, है ना। तो दासी पूछती है क्या, दासी बोलती है कि बाजीराव प्रथम ने कहा है कि चांद खिलने तक आ जाएंगे, लेकिन आज चांद खिलेगा कहाँ, आज तो अमावस्या की रात है,
और उस दिन दोस्तों अमावस्या की रात थी। और आपको बता दे कि जिस समय बाजीराव प्रथम का सांस टूटा उसी समय बाजीराव मस्तानी का सांस टूटा, है ना। दोनों की मृत्यु एक साथ हुई। ये प्रेम की प्रकाष्ठा है दोस्तों, है ना। ये आज का प्रेम नहीं है जिसको आप और हम परिभाषित कर देते हैं, ये उस समय का प्रेम था। सोचिए, बेचारे बोल कर गए थे, अंतिम समय में भी वचन निभाया उन्होंने कि चांद खिलेगा तो हम आ जाएंगे, लेकिन उस दिन चांद खिला ही नहीं, बेचारे ना आए और मृत्यु हो गई बाजीराव प्रथम की और मस्तानी की भी मृत्यु हो गई। इस प्रकार से आप जानिएगा शमशेर बहादुर आगे रहेंगे और मराठा साम्राज्य में ही रहेंगे। आइए जानते हैं इसके बाद जो पेशवा बने, है ना, वो बालाजी बाजीराव बने। 1740 से 1761 तक का इनका कार्यकाल है। देखिए, इनके समय में बड़ा महत्वपूर्ण काम होगा, आपको समझना है। इनके समय में संगोला की संधि होती है। अब आप समझिएगा विशेष तौर पर कि संगोला, ऐसे तो हम बताएं कि संधियों को अलग करके बताएंगे, लेकिन यहाँ पर इस संधि को समझना आपके लिए जरूरी हो जाएगा कि संगोला की संधि होती है 1750 में। और संगोला की संधि जो होती है उस समय के तत्कालिक छत्रपति राजा राम द्वितीय के साथ होती है, जो शिवाजी द्वितीय के पुत्र थे। आपको समझना चाहिए ये कि राजा राम के पोते थे ये राजा राम द्वितीय, और इनके और बालाजी बाजीराव के बीच संधि होती है। और इस संधि के तहत लिखित तौर पर, लीगल तौर पर, संवैधानिक तौर पर दोस्तों छत्रपति की सारी शक्तियों का प्रयोग किसको दे दिया जाता है? पेशवा को दे दिया जाता है ना। आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि 1713 में जो बालाजी विश्वनाथ को छत्रपति की सारी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए मिला था, वो सिर्फ मिला था लीगल तौर पर नहीं, ये तो व्यवहारिक तौर पर था। लेकिन लिखित तौर पर राजा राम द्वितीय के समय में ही क्या हो गया कि छत्रपति की सारी शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार किसको दे दिया गया? पेशवा को दे दिया गया। ये संगोला की संधि है। आपसे पूछेगा कि लीगल तौर पर, संवैधानिक तौर पर छत्रपति की सारी शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार किस वर्ष, है ना, पेशवा के पास चला गया संवैधानिक तौर पर? वो 1750 में संगोला की संधि के तहत। किसके किसके बीच हुई थी? तो राजा राम द्वितीय और बालाजी बाजीराव के बीच, है ना। इसी के समय में 1748 में क्या हो गई? साहू की मृत्यु हो गई। और साहू की मृत्यु के बाद ही ना 1748 में साहू की मृत्यु होगी तो राजा राम द्वितीय फिर छत्रपति बनेंगे। साहू की मृत्यु हो गई 1748 में, इसी के समय में। आइए जानते हैं कि 1750 की घटना को आप जाने, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाएगा। इसने क्या किया कि बंगाल के नवाब के साथ संबंध को अच्छा करने के लिए 1750 में 2 दूतों को भेजा। कहाँ? बंगाल के दरबार में, बंगाल के नवाब के दरबार में। उस समय बंगाल के जो नवाब थे वो अलीवर्दी खां थे। और अलीवर्दी खां ये पगला इतना भोथा था, इतना खत्म किस्म का इंसान था कि इसको दूत परंपरा, ये परंपरा, वो परंपरा कुछ समझे में नहीं आया, है ना। मराठे, राजपूत, दूत परंपरा, ये परंपरा, वो परंपरा को लेते चल गए, लेकिन नवाबों के द्वारा या मुगलों के द्वारा किसी भी परंपरा का पालन किया ही नहीं गया। तभी तो राणा रतन सिंह जैसे योद्धा को अलाउद्दीन खिलजी का जो सेनापति था मलिक काफूर मारने में सफल रहा। अलाउद्दीन खिलजी तो कहता था कि मेरे दोस्त, मोहब्बत और जंग में सब जायज होता है, जो भी कर दो, एसिड भी फेंक दो मोहब्बत में, वो भी जायज है, सर काट के भी ले जाओ जंग में, वो भी जायज है, लेकिन ये जायज नहीं है मेरे दोस्त, ये जायज नहीं है ना। 1750 में जब दूत को भेजा इन्होंने कि संबंध स्थापित होगा, अच्छा संबंध होगा, आप यहाँ देख सकते हैं रघुजी भोसले को और भास्कर पंत को इन्होंने भेजा था अलीवर्दी खां के दरबार में। इसने क्या किया? अलीवर्दी खां ने मराठाओं को निम्न समझा और रघुजी भोसले और भास्कर पंत की हत्या करवा दी और दोनों का दोनों मर गया। दूत को मारना सबसे बड़ा पाप होता है, सोचिए। इससे तो बढ़िया रावण ही था ना, इससे तो बढ़िया रावण ही था ना। अंगद गया, बोला कि हम राम का दूत बन के आया। रावण बोला कि अगर तुम दूत नहीं रहता ना तो तेरा चिथड़ी उड़ा देते हम, लेकिन तुम दूत बन के आया है, करे भी तो क्या करे, दूत को मारना हमारे में नहीं है। राक्षसों में जो नहीं था वो अलीवर्दी खान में था, और अलीवर्दी खान ने क्या कर दिया कि भास्कर पंत और रघुजी भोसले को मार दिया। अब जब इन लोग दोनों की हत्या होती है तो बालाजी बाजीराव ने क्या कर दिया? युद्ध का ऐलान कर दिया कि अब 1752 से युद्ध का ऐलान कर दिया और बंगाल मराठा युद्ध प्रारंभ हो गए। बंगाल के नवाब और मराठे दोनों में लड़ने लगे। अब आपको मालूम है ना कि बंगाल भी भारत का एक प्रांत है और मराठा भी एक भारत का प्रांत है, और दोनों शक्तिशाली प्रांत थे उस समय। अलीवर्दी खां के समय में तो शक्तिशाली थे ही, है ना। जब इन लोग दोनों लड़ने लगा तो आपको मालूम है ना दोस्तों कि जब इन लोग दोनों लड़ने लगता है, 2 बंदरवा लड़ रहा है तो बिलैया दूधवा तो पीबे करेगा ना, है ना। और वो बिलाय के रूप में, वो बिल्ली के रूप में आया कौन? अहमद शाह अब्दाली, दुर्रानी वंश का शासक ये था, याद रखिएगा।
दुर्रानी वंश का शासन। आज जो आप सुन रहे हैं ना तालिबान तालिबान तालिबान, अफगानिस्तान में तालिबान, ये कर दिया तालिबान, वो कर दिया तालिबान, बताइए वहाँ का रक्षा मंत्री एक आतंकवादी को बनाया जाता है। सोचने का बात है कि रक्षा मंत्री और आतंकवादी है जिस पर अमेरिका इनाम रखा है ना। आप जो आज सोच रहे हैं तालिबान 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 के बारे में, ये तालिबान इसी के वंशज हैं, दुर्रानी वंश के ही कहे जाते हैं तालिबान समर्थक। जो अभी आप लोगों ने सुना ना मुल्ला अब्दुल गनी बरादर का नाम, वो दुर्रानी वंश से ही संबंधित है, अब्दाली के वंशजों में ही वो आते हैं, है ना। अहमद शाह अब्दाली ने क्या कर दिया, आक्रमण किया और 1761 में इन्हीं के समय बालाजी बाजीराव उस समय मराठा पेशवा थे और आक्रमण किया और इसी को कहा जाता है पानीपत का तृतीय युद्ध, द थर्ड वार ऑफ पानीपत, पानीपत का तृतीय युद्ध कहा जाता है। अब इसमें देखिए होगा क्या युद्ध करने में, जब अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण हुआ तो अहमद शाह अब्दाली के समय में, है ना, मराठा एक हुए पेशवा बालाजी बाजीराव, इन्होंने सदाशिवराव भाऊ, याद रखना आपको, पानीपत पिक्चर भी आया अर्जुन कपूर का और संजय दत्त का, उसमें भी बेहतर तरीके से आपको बताया गया इसके बारे में। सदाशिवराव भाऊ और एक था विश्वासराव। विश्वासराव बालाजी बाजीराव का पुत्र था, बेचारा अल्पवयस्क था, इसको भी युद्ध में भेज दिया गया कि जाइए आप युद्ध की नीतियों को सीखिए। और सदाशिवराव भाऊ ने क्या कहा था कि मैं अपनी प्राणों की रक्षा करके, अपनी प्राणों का आहुति देकर भी विश्वासराव का क्या करूंगा, जान बचाऊंगा। लेकिन आप सोचिए कि अहमद शाह अब्दाली, बंगाल तो इससे अलग हो गया क्योंकि मराठाओं ने क्या किया है, मराठा एक तरफ से बेचारा उधरों से लड़ रहा है, बंगालों से लड़ रहा है, एक तरफ से अब इधरों से लड़ना है इसको, है ना। और इस परिस्थिति में क्या हुआ दोस्तों, सदाशिवराव भाऊ और विश्वासराव दोनों की हत्या हो गई, दोनों मृत्यु को ही प्राप्त हो गए। और ये जो पानीपत का तृतीय युद्ध है ये जीतेगा कौन, अहमद शाह अब्दाली जीत जाएगा, है ना। आपको बहुत अच्छे तरह से ध्यान में रखना है कि पानीपत का तृतीय युद्ध किसके समय में हुआ, 1761 में अहमद शाह अब्दाली और सदाशिवराव भाऊ के बीच हुआ। उस समय मराठा पेशवा कौन थे, बालाजी बाजीराव, है ना, ध्यान दीजिएगा। जब इन्होंने सुना कि इनका अल्पवयस्क पुत्र विश्वासराव और इनका सबसे ज्यादा विश्वास पात्र सदाशिवराव भाऊ, है ना, मृत्यु को प्राप्त हो गए तो इनसे रहा नहीं गया और 1761 में दोस्तों इनको हृदयघात आया, यानी कि हार्ट अटैक आया और हार्ट अटैक के बाद इनकी मृत्यु हो गई। अब इनके बाद जो मराठा पेशवा आएंगे उनके बारे में हम कल अध्ययन करेंगे और कल ही संभवतः मराठा क्लास का अंतिम चरण होगा और उसके बाद हम लोग जानेंगे अंग्रेजों की नीतियों के बारे में, है ना, कि कौन कौन से अंग्रेजों ने नीतियाँ लाई, रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या थी, महलवाड़ी व्यवस्था क्या थी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या था, ये सारी चीज़ों के बारे में आप जानिएगा, बहुत अच्छी तरह से जानिएगा, है ना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, अगर आपको लगता है कि इससे यूजफुलनेस है, उपयोगी है ये आपके लिए और बहुत मेहनत करके ये वीडियो को बनाया जाता है दोस्तों, तो आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें, लाइक करें, ताकि हमारा चैनल क्या हो सके, आगे बढ़ सके और एक तरह से हम लाइव आ सके और आपको ऑफलाइन कक्षाओं के जैसा क्या कर सके, सुविधा दे सके। ध्यान में रखिएगा इस चीज़ को। धन्यवाद, दुआओं में याद रखें।